नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सियासी संकट, पीएम इमरान की बड़ी टेंशन, अविश्वास प्रस्ताव के बीच सेना प्रमुख से की मुलाकात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा यूक्रेन में फंसे हमारे नागरिकों की मदद के लिए आपका धन्यवाद। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए अमित शाह, कहा देश की रक्षा के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों के मामले में राष्ट्रपति को भेजी गई याचिका, एसआईटी जांच की हुई मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खुशी के रंग उड़ाते जुटी योगी की टोली, प्रचंड जीत के बाद गोरखपुर में मन रही है सीएम की होली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में सियासी संकट, पीएम इमरान खान की बड़ी टेंशन और अविश्वास प्रस्ताव के बीच सेना प्रमुख से मुलाकात। जी हां दोस्तों, अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य देश में हाल के राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान में आगामी इस्लामिक देशों के संगठन शिखर सम्मेलन पर चर्चा करना था। इसके अलावा इस दौरान बलूचिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अधिकांश नेता इस बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इस बैठक का नतीजा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक का मकसद पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को एक बार फिर से पटरी पर लाने का है। माना जाता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता लाने में सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है और सेना के सहयोग के बिना वहां सरकार चलाना मुश्किल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा यूक्रेन में फंसे हमारे नागरिकों की मदद के लिए आपका धन्यवाद। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए अमित शाह, कहा देश की रक्षा के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के एमए स्टेडियम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए और इस दौरान वो सीआरपीएफ जवानों को संबोधित कर रहे थे। और ये पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं सीआरपीएफ जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सीआरपीएफ के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ऐतिहासिक शहर जम्मू में सीआरपीएफ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले माता वैष्णो देवी को प्रणाम करना चाहता हूं। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वो जगह है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान के लिए आंदोलन शुरू किया। हमें खुशी है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरी पंडितों के मामले में राष्ट्रपति को भेजी गई याचिका, हुई एसआईटी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, 1990 में हुई कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामले की दोबारा जांच के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास याचिका भेजी गई है। इस याचिका में कश्मीरी पंडितों के मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने ये याचिका दाखिल की है। बता दें कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मामला द कश्मीर फाइल्स मूवी के रिलीज होने के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। द कश्मीर फाइल्स मूवी बीते 11 मार्च को रिलीज हुई थी और द कश्मीर फाइल्स मूवी महज 7 दिन में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। और अब 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना की दोबारा जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। बता दें कि द कश्मीर फिल्म्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को शुक्रवार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 7 से 8 कमांडो 24 घंटे विवेक अग्निहोत्री की सुरक्षा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खुशी के रंग उड़ाते जुटी योगी की टोली, प्रचंड जीत के बाद गोरखपुर में मना रहे हैं मुख्यमंत्री होली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार पार्ट 2 से पहले गोरखपुर में आम नागरिकों के संग वो होली मना रहे हैं और इसकी शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में होलिका की राख से होली खेलकर हुई है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में गोरखपुर के घंटाघर से नरसिंह शोभा यात्रा भी निकली और इस शोभा यात्रा का आयोजन 1944 से आरएसएस द्वारा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ 24 वर्षों से इसमें शामिल होते रहे हैं और इसमें रथ पर सवार होकर रंग, अबीर और गुलाल से
खेलते हुए वो शोभा यात्रा के आगे आगे चलते हैं। हालांकि कोविड की वजह से पिछले 2 वर्ष योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल नहीं हो सके हैं। एक बार फिर उन्होंने भगवान नरसिंह की आरती करके शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का पर्व हमें अतीत से जोड़ता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग होली खेलने और शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही घंटाघर पर भारी भीड़ जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर से निकले तो होली मनाने जुटी टोली उत्साह से भर गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहली बार गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर लगी राष्ट्रवाद की मुहर, योगी आदित्यनाथ का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार गोरखपुर जिले की सभी 9 सीटों पर राष्ट्रवाद की मुहर लगी है और सभी सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सुशासन को चुना। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर गोरखपुर में घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह होलिका उत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार की परंपरा हमें अतीत से जोड़ती है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खतरे में है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, बीजेपी के संपर्क में अघाड़ी के 25 विधायक, दानवे के दावे से महाराष्ट्र में बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दावों पर यकीन करें तो आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। दानवे ने ये दावा किया है कि मौजूदा समय में महाविकास अघाड़ी के 25 असंतुष्ट विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। दानवे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। दानवे का यह बयान इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि ठाकरे सरकार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को करवाने के लिए हाथ पैर मार रही है और फिलहाल राज्यपाल ने इस चुनाव के लिए मंजूरी नहीं दी है। सरकार इस चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान के पक्ष में है और इस बाबत विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि ठाकरे सरकार ये दावा करती है कि उनके पास 170 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ रही है गर्मी, राजस्थान में 40 डिग्री पहुंच गया है तापमान और कई राज्यों में आईएमडी ने दी है लू की चेतावनी। जी हां दोस्तों, होली दहन के तुरंत बाद ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अब तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। आईएमडी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और गुजरात के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्म हवाओं का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के लिए मार्च का महीना शुष्क रहेगा। एक तरफ जहां गर्मी लगातार बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना भी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार की सुबह की शुरुआत गर्मी के साथ हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उस यूक्रेन जंग को लेकर आपात बैठक, युद्ध खत्म कराने में भारत निभाएगा अहम भूमिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से यूक्रेन में मानवीय जरूरतों को पूरा करने की अपील की है। इस पहल का भारत ने भी समर्थन किया है। भारत ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति में शामिल होने के लिए तैयार है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम आने वाले दिनों में सुरक्षा परिषद के साथ पक्षों में उन उद्देश्यों को जारी रखने के लिए तैयार हैं। मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों से बात की है और उनसे सीधे बातचीत करने का आग्रह किया है। अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि लाखों निवासियों के भाग्य के बारे में गंभीर आशंका है जो तीव्र हमलों का सामना कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच चल रही सीधी बातचीत के संबंध में सकारात्मक संकेत मिले हैं और इस तरह की सभी व्यस्तताओं का स्वागत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टेंशन में ड्रैगन, पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल से चिंतित हुआ चीन, अधर में लटकी हुई है कई परियोजनाएं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना को
चीन चिंतित निगाहों से देख रहा है। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पेश अविश्वास प्रस्ताव से अस्थिरता का अंदेशा बना हुआ है और पाकिस्तान चीन का प्रमुख आर्थिक और भू राजनीतिक सहयोगी है। चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की घटनाओं से सीधे तौर पर चीन के हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं। 27 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान अगर 172 सदस्यों का समर्थन हासिल नहीं कर सके तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसी के साथ ऐसा होने की मजबूत संभावना मानी जा रही है। पर्यवेक्षकों के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान सरकार गिरने के बाद की स्थिति पर चीन गंभीरता से विचार कर रहा है। समझा जाता है कि अगर नई सरकार बनने की नौबत आई तो चीन चाहेगा कि उसका नेतृत्व पाकिस्तान मुस्लिम लीग करे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब तक 32,50,000 छोड़ गए यूक्रेन। रूस के हमले के बाद पलायन का हाल। यूनाइटेड नेशन ने जारी किया आंकड़ा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अब तक यहां से 32 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और इनमें से 20 लाख लोगों ने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया है। ये जानकारी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दी गई। यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचआरसी के प्रवक्ता के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों की तुलना में पलायन में थोड़ी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना ठीक होगा कि ये संख्या करीब 20 लाख से ज़्यादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकियों के 6 मददगार हो गए हैं गिरफ्तार। टेररिस्ट बनने के लिए युवाओं को बरगलाने का करते थे काम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए आतंकवादियों के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एलईटी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर आतंकवादियों के 6 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बिजली के साथ 5 चीजें भी मिलेंगी बिल्कुल फ्री। शपथ लेने के बाद होगा इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सबकी नजर अब मंत्रिमंडल पर है। होली के बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद यूपी में क्या क्या लाभ आम जनता को होगा? जी हाँ, इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। घोषणा पत्र में किए गए वादे को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ना ली हो, लेकिन जनता से किए वादे को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जरूर दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर चुनावी रैली में गरीबों को होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का बड़ा वादा किया था। भाजपा भले ही अपने इस वादे को होली से पहले पूरा नहीं कर सकी हो, लेकिन पूरी उम्मीद है कि शपथ ग्रहण करते ही योगी आदित्यनाथ अपने इस वादे को पूरा करेंगे। सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। सरकार 60 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को साधारण से लेकर एसी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने इसको लेकर सर्वे भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शपथ के बाद तत्काल इस योजना को भी अमल में लाए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे को भी भाजपा सरकार बनते ही पूरा कर सकती है, और अगर भाजपा अपने इस वादे को पूरा करती है तो यूपी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने वाला देश का 6ठा राज्य बन जाएगा। यही नहीं, कॉलेज छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। भाजपा के घोषणा पत्र में कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के अलावा युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट लैपटॉप मुफ्त देने का वादा किया गया था। उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ वादे को पूरा करेंगे, इसकी भी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा फ्री राशन योजना भी जारी रहने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री योगी 2024 यानी लोकसभा चुनाव तक इस योजना को जारी रखने का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को मिला होली का तोहफा। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को माउथ पब्लिसिटी का तगड़ा फायदा मिल रहा है। फिल्म को दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब प्रमोट कर रहे हैं। पहले दिन के बाद से ही फिल्म ने तेज़ी से कमाई शुरू की है और अब कुल 7 दिनों में फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। होली के खास दिन पर फिल्म 100 करोड़ से अधिक कमाई कर चुकी है और इस बात की जानकारी खुद विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर दी है। विवेक के इस पोस्ट को भी फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कश्मीर फाइल्स ने 7 दिन में ही
कुल 106.8 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और आपको बता दें कि फिल्म आने वाले दिनों में और तगड़ी कमाई कर सकती है। फिल्म को वीकेंड का फायदा मिल सकता है। विवेक के पोस्ट पर कई फैंस ने लिखा है कि ये फिल्म सिर्फ 100 नहीं बल्कि 400-500 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। याद दिला दें कि 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म का कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इसके बाद फिल्म ने अगले 2 दिन 15-15 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। होली पर भी गर्मी ने दिखाए तेवर, आने वाले हफ्ते भी लोगों के छूटेंगे पसीने। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों से दिल्ली में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और गुरुवार को शहर का तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 19.9 डिग्री रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर से सिर उठाने लगा है कोरोना, केंद्र सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के फिर से सिर उठाने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस संबंधी गंभीर संक्रमण की फिर से निगरानी शुरू करें ताकि किसी भी तरह के शुरुआती संकेत नज़रअंदाज नहीं हो सकें और कोविड नियंत्रण में रहे नमूनों को जीनोम के लिए भेजा जाएगा। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस संबंधी गंभीर संक्रमण के मामले में वो जांच सरकार के लिए कोविड प्रबंधन के स्तंभ रहे हैं। बहरहाल इसकी जांच हाल में रोक दी गई थी क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले कम आ रहे हैं। निगरानी बढ़ाने के लिए ILI और SARI से पीड़ित अस्पताल में भर्ती मरीजों की कोविड जांच कराई जाएगी और संक्रमित नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान के बुरे दिन आ रहे हैं। 28 मार्च को साझा विपक्ष ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव, जनरल बाजवा रहेंगे तटस्थ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान राजनीतिक संकट की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साझा विपक्ष पाक नेशनल असेंबली संसद में उनके खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है और इसे देखते हुए इमरान भड़कने लगे हैं। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले 27 मार्च को 10 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद के डी चौक में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा सियासी संकट के दौरान तटस्थ रहने का फैसला कर PM इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इमरान खान की मुसीबत इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि साझा विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलग हुआ धड़ा भी उनका समर्थन कर रहा है। दोस्तों, इसलिए माना जा रहा है कि इमरान की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय भी इस बार देश के ताज़ा सियासी संकट के दौरान चुप्पी साधे रखेगा और इससे लगता है कि PM इमरान खान ये घाटी पार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चेतावनी, पाबंदियां और यूक्रेन को सहायता, रूस के खिलाफ G7 देशों का एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक जंग जरूर छेड़ दी है, लेकिन अब ये जंग कब खत्म होगी ये जवाब उनके पास भी नहीं है। जमीन पर स्थिति हर बीतते दिन के साथ खराब होती जा रही है। रूस भी अब पूरी दुनिया में और ज्यादा आइसोलेट हो चुका है और इसी कड़ी में G7 के नेताओं ने भी पुतिन के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। G7 के विदेश मंत्रियों ने एक साथ बैठक कर रूस को बड़ा संदेश दिया है। साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन में जो भी युद्ध अपराध किए गए हैं उनके लिए सभी दोषियों की जवाबदेही तय की जाएगी और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रूस द्वारा बिना किसी कारण सिर्फ भड़काने के मकसद से यूक्रेन संग युद्ध शुरू किया गया, जिसने कई मासूमों की जान ले ली और लाखों लोग अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बैठक के दौरान रूस को ये भी चेतावनी दी गई कि वो तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का पालन करे जिसमें युद्ध रोकने की बात कही गई है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रूस यूक्रेन से जल्द अपनी सेना को वापस बुला ले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉन्च होते ही फुस हो गई पाकिस्तान की मिसाइल, किरकिरी के बाद नहीं दिया बयान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की गुरुवार को अपने ही देश में भारी किरकिरी हुई है जब उसकी एक मिसाइल परीक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले फेल हो गया। और आपको बता दें कि खबर के मुताबिक सिंध के जमशुरू इलाके में दोपहर 12 बजे एक अवांछनीय चीज़ को लोगों ने आकाश से गिरते हुए देखा। ये चीज़ रॉकेट या मिसाइल की तरह थी जो प्रक्षेपण के अपने लक्ष्य के आधे रास्ते से ही भटक गई थी और नीचे
गिर रही थी। सोशल मीडिया पर आई सूचना के मुताबिक यह ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि मिसाइल थी जो पाकिस्तान द्वारा सिंध के टेस्टिंग रेंज में फायर की गई थी और इसके पहले परीक्षण 11 बजे किया जाना था, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण परीक्षण 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद मिसाइल अपने रास्ते में भटक गई और प्रक्षेपण के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर सिंध के थाना बुला खान में गिर गई।